everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in NCERT class 6th हमारे अतीत चैप्टर नंबर 5. ओके, ये इस बुक के हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, ये वाला चैप्टर जो 4th है वो अभी के लिए स्किप किया है क्योंकि जो 4th चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आई गेस फ्रेम होगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें. ठीक है, पहले जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये वाला चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने समरी नोट्स बनाया है. ये समरी नोट्स सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं बुक्स से भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी. ओके, और उसके बाद जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लाइक एनसीईआरटी, तो एक बार समरी 1 से 1.5 घंटे में मैं आपको रिवाइज करवा दूँगी पूरी समरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि जो चैप्टर का नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य. ठीक है, इस चैप्टर में बताया गया है सबसे पहले पुरोहितों ने बेसिकली लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था. ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया था जिसे क्या कहते थे, वर्ण. तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, उसका नाम क्या है. वर्ण बोल देगा, वर्ग बोलेगा, विच्छेद बोल देगा, कुछ भी बोल देगा. तो आपको पता होना चाहिए जो विभाजन हुआ था उसको क्या बोलते हैं, वर्ण. ठीक है ना. दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो है महिलाओं और हो सकता है महिलाओं और शूद्र को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था. ठीक है, औरतों को भी शूद्र के समान माना गया था. ठीक है ना. अब इसमें बताया गया था इस चैप्टर में कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे. जो महायज्ञों को करते थे वो राजा अब जन के नहीं, पर्टिकुलर वो जनपद के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के राजा उन्हें घोषित कर दिया गया था. ठीक है, जनपदों के, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स के. ठीक है ना. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह. अब आपसे पूछ सकता है जनपद के का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है ना. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है चित्रित धूसर पात्र. इस बुक में, इस चैप्टर में एक पात्र दिखाया गया है जिसे इन्होंने चित्रित धूसर पात्र बोला है. ठीक है, इन बर्तनों में बेसिकली क्या होता था, चित्रकारी की गई थी. ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकृति के रूप में बनी हुई थी. ठीक है, सरल रेखा और ज्यामिति आकृति मतलब ज्योमेट्रिकल आकृति के रूप में बनी हुई थी. एक पात्र अभी मैं आपको दिखाऊंगी बुक में. ओके ना. अब अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें महाजनपद का डिस्कशन आया है. तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे. जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, उनको इन्होंने महाजनपद कहा जाने लगा. मतलब उस टाइम उन जनपद को महाजनपद बोला जाने लगा. वही महाजनपद होते थे जिन डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा अहमियत मिली हुई थी 2500 साल पहले. ठीक है ना. अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी. बहुत ज़्यादा मतलब अधिकतर मैक्सिमम महाजनपदों की बेसिकली एक ही राजधानी होती थी. कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी. अब किलेबंदी क्या होता है, किलेबंदी आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. किलेबंदी वो होती है कि चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई. किलेबंदी मतलब चारों ओर लकड़ी, पत्थर या ईंट की ऊंची दीवारें बनाई गई, उन्हें इन्होंने किलेबंदी कहा. ठीक है नाउ. अब कर के बारे में डिस्कशन आया है. तो फसलों पे उपज का 1/6वां भाग मतलब 1/6 पार्ट कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा गया. ठीक है, अब आपसे पूछेगा भाग कहा जाता है 1/6 भाग को, 1/7, 1/2, 1/4. तो आपको पता होना चाहिए 1/6 भाग को कहा गया. ठीक है ना. कारीगरों के ऊपर की श्रम के रूप में कर लगाए गए.
श्रम के ऊपर कर लगाए गए, मतलब जैसे कि बुनकर है, सुनार है, लोहार है, उनके ऊपर क्या कर लगाया गया कि वो महीने में एक दिन राजा के लिए कार्य करेंगे। यही उनका श्रम ही उनका कर था। ठीक है, उनका टैक्स जो था वो उनका लेबर था। लेबर मतलब उनका श्रम था, जो वो कार्य करते थे वो एक दिन महीने में राजा के लिए कार्य करेंगे। ठीक है ना। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी थी। अब आखेटक और संग्राहक कैसे कर चुकाते थे? जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी वो देते थे किसको? राजा को। क्या करने के लिए? कर चुकाने के लिए। ओके नाउ मगध का डिस्कशन हुआ है, तो मगध की बात करें तो 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती। गंगा और सोन कहाँ से बहती हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ से बहती हैं? मगध से होकर बहती थी। ठीक है ना। ये यातायात, जल विवरण जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आपको ऑप्शन देगा किसके लिए महत्वपूर्ण थी? यातायात, जल विवरण, जमीन के उपजाऊ के लिए। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी के लिए उपजाऊ थी। कौन? गंगा और सोन, जो कहाँ बहती थी? मगध से होकर बहती थी। ठीक है, इसी टाइम क्या हुआ था? बिंबिसार और अजातशत्रु दो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे मगध के। अब आपसे पूछ सकता है मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन थे? इन दोनों के नाम दे देगा और कुछ और भी दे देगा। ठीक है नाउ पदमनंद भी एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। तो अब आपसे पूछ सकता है उत्तरी पश्चिमी भाग तक नियंत्रण किसने फैला दिया था? पदमनंद ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, किसी के भी नाम तो आपको पता होना चाहिए। महापदमनंद ने फैला दिया था, विस्तार कर दिया था। ठीक है, अब अगर डिस्कस करते हैं तो राजधानी राजगृह को राजगीर भी कहा जाता था, जो कि है बिहार में। पाटलिपुत्र को पटना बोलते हैं। ठीक है, मगध की ये सब बेसिकली राजधानियाँ थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मगध का डिस्कशन हुआ। वज्जी बेसिकली वैशाली को बोलते हैं। ठीक, जो कि बिहार में है। ठीक, अब अगर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है गढ़ का। गढ़ मतलब कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था गढ़, या फिर संघ जो होता था, संगठन या सभा को बोलते थे। संघ, संगठन या सभा को गढ़ कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, किस किस्म की शासन व्यवस्था थी? मतलब गढ़ या संघ किस्म की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, उस टाइम। नाउ अब अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। कौन से लोगों ने? एथेंस के लोगों ने, जिसे क्या बोला गया? प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र। एथेंस के लोगों ने कौन सी शासन व्यवस्था की किस टाइम पहले स्टार्ट की थी? 2500 साल पहले। और क्या बोला गया उसे? प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र बोला गया। ठीक है, यहाँ 200 साल तक चली ये बेसिकली जो एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र बोला गया, ये 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब ये शासन व्यवस्था में ये था, जो 30 साल से ऊपर है उन सभी को पूर्ण नागरिकता है। ठीक है, जो दास नहीं थे। ठीक, अभी दास का डिस्कशन आएगा बुक में तो वो करेंगे। ठीक, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। वहाँ एक सभा थी जो 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार? 40 बार। अब आपसे पूछ सकता है 40 बार, 30 बार, 50 बार, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हमने समरी डिस्कस कर ली। अभी फटाफट चैप्टर में भी डिस्कशन कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए, 300 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए उन्हें राजा बोला गया। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। ठीक है, ऐसा ही एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। आप सभी ने नाम सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। इसमें बेसिकली क्या होता था? एक घोड़े को राजा के लोग की देखरेख में स्वतंत्र विचरण मतलब घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस घोड़े को कोई दूसरा राजा ना रोके,
है ना, तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, मान लिए किसी कहीं से निकला, उस राजा ने मान लो जाने दिया, तो इसका ये मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ जो बेसिकली जिसने छोड़ा है अपना घोड़ा करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब वही है ना कि छोड़े भी ना, और अगर लड़ाई भी करें, लड़ाई करके जीतें तो ठीक है, अगर छोड़ दिया तो मतलब आप कमज़ोर हो, ये घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद राजाओं को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता था, ये सब बेसिकली यही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक। अब आई है बात वर्ण की, तो वर्ण इंपॉर्टेंट है। वर्ण हमने डिस्कस भी कर लिया है कि पुरोहितों ने बेसिकली 4 भागों में विभाजित किया और इसे ही वर्ण कहा गया। इसके अंतर्गत जैसे है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया, किसमें? वर्ण में, ठीक है, ठीक है। अब अगर डिस्कस करें तो पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मण था, ठीक है, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, ठीक है, और उसके लिए यज्ञ करते थे, उन्हें उपहार भी मिलता था, ठीक। दूसरा जो शासन व्यवस्था इन्होंने क्षत्रिय बताया, उसका काम युद्ध करना होता था। तीसरा इन्होंने वैश्य या विश्य बताया, जिनका काम कृषक, पशुपालन, व्यापारी, इनमें ऐसे लोग आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, ठीक है। और चौथा स्थान शूद्रों का था, ठीक। तीनों वर्णों की सेवा करना था इनका काम उस टाइम, ठीक है। कोई अनुष्ठान इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार तब नहीं प्राप्त था। औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और शूद्र और औरतों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था उस टाइम, ठीक है ना। अब अगर बात करें उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की, अब ये जो इन्होंने बोला कि वंशज चलेगा, है ना, पुरोहितों ने बोला कि ये सब जनजात वंशज, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। अब इसको कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है ना। कुछ लोगों ने इसे अछूत मान लिया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी शामिल हो गए, ठीक है। इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को ही अपवित्र मान लिया, ठीक। कई लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को ही नहीं स्वीकारा, है ना। कुछ राजा ने स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मान लिया। कुछ लोगों ने जम के आधार पर वर्ण निर्धारण जो था ये सही नहीं मानते थे उस टाइम के लोग, है ना, ठीक। यही कुछ यहाँ डिस्कशन है। और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, ठीक ना। जनपद की अगर बात करें तो जनपद में देखिए, अब राजा देखिए महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ बसने की जगह, ये इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब चित्रित दूसर पात भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें बेसिकली थालियां और कटोरियां आती थी। पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे ये पात्र, ठीक है। इसमें जैसे खास मौके पर, जैसे हम लोग के वहाँ कोई आता है, कोई गेस्ट आता है ना, तो बढ़िया मम्मी लोग बढ़िया पुरानी जो टाइम के कुछ किसी के पास भी होगा ना, बक्से से बढ़िया वाली थालियाँ निकालती थी। वो तभी निकालती हैं मतलब जब कोई स्पेशल गेस्ट आता है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये देखिए चित्र धूसर पात्र, इसी का डिस्कशन हमने किया है, ठीक ना। अब अगर हम डिस्कस करें पुरातत्वविद, देखिए इसमें लिखा है कि दिल्ली के पुराने किले, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरिजी खेड़ा इनमें से प्रमुख था, ठीक है। कई बस्तियों की खुदाई करवाई थी जिनमें पुरातत्वविद ने, जिनमें से ये प्रमुख थे, ठीक है। झोपड़ियों में रहते थे लोग, यहाँ पे झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे क्या खाते थे, वे क्या करते थे, कौन सी फसल उगाते थे? अब आपसे पूछा जा सकता है, चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते थे जो झोपड़ियों में रहते थे, जो दिल्ली के पुराने किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरिजी खेड़ा, ठीक।
यहाँ रहते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और पूरा स्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्र धूसर पात्र बोला गया है। ठीक, ये हमने डिस्कस भी कर लिया था ना। महाजनपद की हमने डिस्कशन कर ली। 2500 साल पहले कुछ महाजनपद महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, जैसे कोई फेमस हो गया डिस्ट्रिक्ट, उसे बोल दिया महाजनपद की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, चित्र नंबर मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ ये आप देख सकते हैं महाजनपद। ठीक, ये इसी की मैप की आ गई है, ये नेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ कर का डिस्कशन हम कर चुके हैं कि 1/6 भाग लगाया जाता था। कारीगरों के ऊपर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पशुपालक को क्या देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता, आखेटक जंगल से प्राप्त। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार डिस्कस करने का, वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। कृषि में परिवर्तन देखिए, दो बड़े परिवर्तन हुए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोह के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ये दो बड़े परिवर्तन थे उस टाइम के। ठीक ना, अब देखिए मगध, ये हमने डिस्कस कर लिया। 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां यहाँ से बहती थी। और ये यातायात, ये आपसे इम्पोर्टेंट, ये पूछा भी गया है। यातायात, जल विवरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये सीटेट में पूछा जा चुका है। अब इसमें इनका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक, महापद्म नंद का भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं, मैं PDF उस पर प्रोवाइड कर दूँगी, किस पे, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जहाँ जहाँ टिक लगा है वो आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। गण संघ, ठीक है, हाँ, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ये हमने बता दिया, ये डिस्कस तब नहीं किया था। ठीक है, अब अन्यत्र में देख लेते हैं। अन्यत्र में भी ऐसा कुछ है नहीं खास। ठीक, जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है और आपको कंटेंट भी 15 से 16 मिनट में पढ़ाना है मुझे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, सीटेट के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड होंगी। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। टिल देन टाटा बाय बाय।